हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी या फिर हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूं। सो अगर आपको भी कभी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहां पे आप ये फॉर्मेट यूज करके अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट कर सकते हैं। कोई भी आदमी हो, भले ही वो कितना भी फिट क्यों ना हो अपनी लाइफ में और कितना भी अपना आपको हेल्दी रखने की कोशिश क्यों ना करता हो, उसकी एक ना एक बार तो तबीयत खराब हुई ही होगी। और अपनी हेल्थ रिलेटेड सभी चीज़ों का आंसर लेने के लिए हम हमेशा डॉक्टर के पास ही जाते हैं। बट व्हाट इफ अगर डॉक्टर भी ना बता पाए कि आपके साथ एक्चुअली खराब क्या है या फिर आपके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है, एंड डीप डाउन आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक नहीं हो। ऑफ कोर्स ये बात है, कोई भी जिसके साथ भी ऐसा होगा वो पैनिक ही करेगा। हमारी आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। इस लड़की के साथ क्या हो रहा था उस समय उसको नहीं पता चल रहा था, एंड उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, पर सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन ये था कि क्या ये हेल्थ रिलेटेड इशू है या फिर उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू जिन। मैं मिज़ोरम से बिलोंग करती हूँ और ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैं 16 साल की थी और 11th में पढ़ रही थी। ये इंसिडेंट 2021 का है और क्योंकि उस समय कोविड था इसीलिए सभी क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी, जिस वजह से मेरा ज़्यादातर टाइम अपने रूम में अकेले ही निकलता था। मैं उस समय हार्ट ब्रेक से भी डील कर रही थी, इसीलिए मैंने खुद को अपने रूम में ही आइसोलेट कर लिया था। मैं किसी से, इवन अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी और रूम से खाना खाने के लिए या किसी ज़रूरी काम से ही निकलती थी। कभी कभी तो मैं खाना खाना भी स्किप कर देती थी। मेरी एपेटाइट जैसे मानो ख़त्म ही हो चुकी थी। मुझे कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था और मैंने ऑलमोस्ट बाहर की दुनिया से खुद को कट ऑफ कर लिया था। टाइम से खाना ना खाने की वजह से और इतनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से मेरी तबीयत दिन बर दिन और ख़राब होती जा रही थी। मैंने बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर दिया था और मेरे स्टमक, चेस्ट और हेड में काफ़ी दर्द रहने लगा था और मुझे एंग्जाइटी इश्यूज़ भी होने लगे थे। हम डॉक्टर्स के पास भी गए लेकिन किसी को भी मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी। मेरी सभी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल थी लेकिन मुझे पता था कि मैं ठीक नहीं हूँ। बॉडी में वीकनेस की वजह से मैं कई बार बेहोश भी हो जाती थी और हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर बस मेरा ब्लड प्रेशर लो है ही बताते थे, जिसके बाद ग्लूकोज ड्रिप लगाकर और कुछ विटामिन के साथ मुझे घर भेज दिया जाता था। लेकिन बाय द एंड ऑफ 2021 मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और ऑलमोस्ट 1 साल के बाद भी मेरी हेल्थ में कोई सुधार नहीं था। मेरी 11th उस समय कंप्लीट हो चुकी थी और अप्रैल 2020 से हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के बाद मैंने कुछ नोटिस किया जो मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था। जब भी मैं अपने स्कूल में रहती थी तब मेरी तबीयत भी ठीक रहती थी, लेकिन घर आते ही मेरे साथ वही सब होने लगता था। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहने की वजह से मुझे अपनी काफ़ी सारी क्लासेस भी मिस करनी पड़ती थी। मेरी अटेंडेंस और मेरे ग्रेड्स डाउन होते जा रहे थे और समर वेकेशन के दौरान तो सब कुछ वर्स एंड वर्स होता जा रहा था। लेकिन ये सब हो क्यों रहा था, इसका आंसर किसी को भी नहीं पता था। हमारे समर वेकेशन एंड होने के बाद जब हमारी अगस्त में क्लासेस स्टार्ट हुई तब मुझे फिर से काफ़ी बेटर फील होने लगा था। मैं अच्छे से खाना खा रही थी और हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो कर रही थी, लेकिन अभी भी मेरे स्टमक में पेन और डिजीनेस में कोई सुधार नहीं था। एक दिन अगस्त में स्कूल से बाहर आने के बाद सडनली माई फीट वेंट कोल्ड। मुझे ऐसा लग रहा था मानो ये कोल्डनेस मेरे पैरों से होकर मेरी पूरी बॉडी में जा रही हो। मैंने सॉक्स पहने और काफ़ी देर तक अपने पैरों की मसाज करती रही, लेकिन स्टिल आई वॉज फीलिंग कोल्ड। मैं बहुत ज़्यादा कांप रही थी एंड सडनली मेरी आई साइड ब्लरी होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ। मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, बट लकीली मेरी मदर ने मुझे देख लिया और मुझे हॉस्पिटल लेके गई वो। बट अगेन वहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और कुछ ड्रिप्स लगाने के बाद मुझे घर ले जाने के लिए कह दिया गया था। जब मैं डिस्चार्ज होकर घर आई तो अगेन मेरे साथ वही सब कुछ होने लगा। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, मेरी पूरी स्किन पेल हो चुकी थी, इसलिए मुझे दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। लेकिन वहाँ से डिस्चार्ज होते ही इट स्टार्टेड अगेन।
मुझे हर वक्त डिजी फील होता रहता था। मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थी और अक्टूबर स्टार्ट होते ही कोल्डनेस एंड शिवरिंग स्टार्टेड अगेन। मेरी पूरी फैमिली मेरे लिए बहुत वरिड रहने लगी थी, लेकिन उन्हें किसी भी डॉक्टर से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही थी। हमने कई डॉक्टर से ये बात करी और चेकअप भी करवाया, लेकिन कोई भी मेरी प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। फाइनली इन सब से थक कर मेरी फैमिली ने एक मौलवी के पास जाने का डिसाइड किया। वो मुझे देखकर काफ़ी वरिड थे। उन्होंने मेरी फैमिली को बताया कि क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम अकेले ही अपने रूम में रहती हूँ, इसीलिए चांसेस हैं कि कोई जिन मेरी तरफ आकर्षित हो गया है एंड इज़ नाउ मिक्स्ड विद माई ब्लड। ये सुनते ही मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि मैंने ऐसी कई स्टोरी सुनी थी कि अगर जिन किसी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाए तो उसकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। इससे बचने के लिए उन्होंने मुझे एक ताबीज़ पहनने के लिए दिया और मुझे उसे हमेशा पहने रखने के लिए बोला था। उन्होंने बताया कि जब तक ये मैंने पहना हुआ है तब तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे हार्म नहीं कर सकती। मैंने उनकी बात मान के वो ताबीज़ पहने रखा। उसको पहनने के बाद सभी चीज़ें ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई थी मेरे लिए। मैं अब ठीक से खाना खा रही थी, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रही थी और मेरी हेल्थ भी अब काफ़ी ठीक हो गई थी। मैंने थोड़े ही समय में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था और मेरे एग्ज़ाम्स भी काफ़ी अच्छे गए। मैंने नीट की प्रिपरेशन के लिए 1 ईयर का ड्रॉप भी लिया था और सब काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला था। एक दिन नहाते वक्त गलती से मेरा ताबीज़ भी उतर गया और उसके उतरते ही मुझे अपनी बॉडी पे एक सडन चिल महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने अपना बहुत ठंडा हाथ मेरे ऊपर रख दिया हो। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन मैंने तुरंत ही ताबीज़ दोबारा पहन लिया। बट शायद अब काफ़ी देर हो चुकी थी और कुछ ही दिनों में मुझे समझ आने वाला था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ताबीज़ दोबारा पहनने के बाद मुझे अब हर रात को नाइटमेयर्स आने लगे थे। मुझे स्लीप पैरालिसिस होने लगा था। मुझे हर समय यही लगता रहता था जैसे मुझे कोई घूर रहा है और कोई मेरे आसपास ही है। और हर रोज़ सुबह उठने के बाद मुझे बहुत टायर्ड फील होता था। मैंने नोटिस किया कि ताबीज़ दोबारा पहनने के बाद से ही मेरे साथ ये सब कुछ होना स्टार्ट हुआ था। इसीलिए मैंने वो ताबीज़ उतार कर रख दिया, जिसके बाद मुझे काफ़ी पॉजिटिव महसूस हो रहा था, पर वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही। टाइम के साथ मेरा बिहेवियर बहुत ख़राब होता जा रहा था। मैं अपने पेरेंट्स से भी ठीक से बात नहीं करती थी और मैंने नमाज़ पढ़ना भी बंद कर दिया था। लेकिन फिज़िकली मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। आई वॉज इवन मोर हेल्दियर। मेरे पेरेंट्स को पता चल गया था कि मैंने अपना ताबीज़ उतार दिया है। इसीलिए मेरे चेंज्ड बिहेवियर की वजह से वो मुझे दूसरे मौलवी के पास एक बारी लेकर गए। उन्होंने हमें बताया कि सब कुछ अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। मैंने उन्हें यह भी बताया कि कैसे वो ताबीज़ उतारने के बाद मुझे पहले से ज़्यादा बेटर फील हो रहा था और उनके अकॉर्डिंग ताबीज़ उतारने के बाद मुझे जो पॉजिटिविटी फील हो रही थी वो सिर्फ उस जिन का एक बहकावा था मुझे अच्छा फील कराने के लिए और उस ताबीज़ को दोबारा पहनने से रोकने के लिए। ये सब बताने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करी और मुझे पहनने के लिए एक दूसरा ताबीज़ दिया। इसके बाद जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो जिन ने करा या मैंने ही वो खुद के साथ करा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरी पूरी बॉडी पर स्क्रैचेस और स्मॉल कट्स थे जो पैरानॉर्मल थे या मेरे अनस्टेबल मेंटल हेल्थ और एंग्जाइटी की वजह से मेरी समझ से बाहर था। जितना मुझे ये सब किसी पैरानॉर्मल बीइंग का करा लग रहा था उतना ही अपना भी, लेकिन मुझे इन कट्स की वजह से कभी याद ही नहीं रहता था। बट जुलाई 2023 को मेरे साथ जो हुआ वो अनफॉरगेटेबल था और आज भी उसे याद करके मुझे दोबारा से कंपन महसूस होती है। रात को मैं अपनी मॉम के पास ही लेटी हुई थी। मेरा पूरा घर सो गया था बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस आंखें बंद करके लेटी हुई थी। तभी सडनली मुझे किसी की आवाज़ आई जो मेरा नाम ले रही थी। वो साउंड एक विस्पर की तरह थी और बार बार मुझे अपना नाम सुनाई दे रहा था। कुछ देर मैंने उस वॉइस को इग्नोर किया,
लेकिन फिर वो आवाज़ मुझे अपने बाथरूम से आने लगी। वो बार बार मुझे अपने पास बुला रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो उस आवाज़ ने मेरा माइंड कंपेल कर लिया हो, मुझे अपने वश में कर लिया हो, और बिना कुछ सोचे समझे मैं उसके कहने पर बाथरूम में चली गई। वहाँ जाने के बाद वो वॉइस मुझसे कहने लगी, उस रेज़र को उठा और काट लो खुद को। मैंने वहाँ रखे रेज़र को उठाया, बट सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या करने वाली थी, और उस रेज़र को वहीं फेंक कर मैं वापस बेड पे जाके सो गई। क्योंकि मुझे रेगुलरली अब नाइटमेयर्स आ रहे थे, इसीलिए मुझे लग रहा था कि रात को जो कुछ भी हुआ है वो भी मेरा कोई बुरा सपना ही होगा। लेकिन जब मैं बाथरूम में गई तो वो रेज़र वहीं पड़ा हुआ था जहाँ उसे मैंने रात में फेंका था। जैसे मैंने बताया कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी बहुत रूड बिहेव करती थी, तो उसी दिन जब मेरी मॉम नमाज़ पढ़ रही थी तो मैंने उनसे काफ़ी रूडली बात करना स्टार्ट कर दिया और उन्हें काफ़ी कुछ गलत भी कह दिया था मैंने। मेरी मॉम भी अब मेरे इस बिहेवियर से परेशान हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने भी मुझसे रूडली बात करना स्टार्ट कर दिया था। एंड शी सेड आई एम द वर्स्ट डॉटर। अपनी मॉम की बात सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गई थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझसे कहीं ज़्यादा हर्ट अभी वो हैं। भले ही मैंने ये सब अनइंटेंशनली करा था, बट स्टिल हर चीज़ के लिए अब मैं खुद को ब्लेम कर रही थी। ऑन द सेम डे शाम को मेरे पेरेंट्स को हमारे किसी रिलेटिव की शादी में जाना था और उस रात वो वहीं रुकने वाले थे। घर पर सिर्फ मैं और मेरा भाई ही था, इसीलिए हम अपने अपने रूम में ही सो रहे थे, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह की बात से आई वॉज डीपली हर्ट और अपने रूम में मैं बस रोए जा रही थी। रात के अराउंड 1 या 2 बजे मुझे सडनली डिजी फील होना शुरू हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। जब मैंने अपने बेड साइड पर देखा तो मुझे एक शैडो नज़र आई जो एक ह्यूमन की तरह लग रही थी। मुझे फिर से वही विस्पर सुनाई देने लगी, बट इस बार वही शैडो फिगर मुझसे बात कर रही थी। वो मुझे बार बार अपने साथ आने को कह रही थी, बट सरप्राइजिंगली मुझे उस फिगर से डर नहीं लग रहा था इस बारी। जब मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया तो वो विस्पर एक क्लियर और एंग्री वॉइस में बदल गए। ही वॉज सेइंग थिंग्स लाइक तुम वर्थलेस हो, तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तुम्हें मर जाना चाहिए, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। उस टाइम पर यही सब बातें मेरे माइंड में चल रही थी, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने आप को ही ये सब कुछ कह रही हूँ या बता रही हूँ। ये सब सुनकर मैं और ज़्यादा रोने लगी और उस फिगर के पीछे बाथरूम में चली गई। वहाँ जाकर फिर से उसने मुझसे कहा कि कोई शार्प चीज़ उठाओ। मुझे आज तक याद नहीं है कि वो पैनी चीज़ आखिर थी क्या, और ना ही मेरी फैमिली में किसी को भी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट वहाँ मिला। मुझे बस इतना याद है कि वो चीज़ हाथ में लेते ही वो परछाई मुझसे कह रही थी, काट दो। मैं रोते हुए बस यही कहे जा रही थी कि मुझसे ये सब नहीं होगा, बट दैट वॉइस फोर्स मी टू डू इट। मेरे हाथ काफ़ी कांप रहे थे और मैंने बस अपनी आंखें बंद करी एंड जस्ट वेंट फॉर इट। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो फिगर वहाँ से जा चुका था और बस मैं वहाँ खड़ी हुई थी। अपने दोनों हाथों में इतना सारा खून देखकर मैं बहुत घबरा गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। बट लकीली मेरे हाथ कांपने की वजह से वो कट मेरी रिस्ट से थोड़ा ऊपर लगा था और मैंने अपनी कोई नस नहीं काटी थी। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील हो रहा था। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे और मैं बस रोए जा रही थी। मैंने अपने भाई को आवाज़ देने की भी कोशिश करी, पर मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मेरी कलाई में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैंने अपने दूसरे हाथ से खून को रोकने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, पर वो रुक ही नहीं रहा था। मैंने खुद को शांत किया और अपना हाथ पानी के नीचे रखा और बाथरूम में पड़े हुए एक कपड़े के टुकड़े से मैंने उसे टाइटली बांध लिया था। उससे खून तो रुक गया था, बट मैं अपने रूम में जाते ही बेहोश हो गई। अगले दिन उठकर मैंने अपने भाई को सब बता दिया, लेकिन उसे मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। जब मेरे पेरेंट्स घर आए तो मेरी ये हालत देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। वो पहले मुझे डॉक्टर के पास ले गए और उसके बाद वो मुझे दोबारा उस मौलवी के पास ले गए। मौलवी के पास जाने के बाद मुझे दोबारा से थोड़ा ठीक महसूस हो रहा था। फरवरी 2024 में मेरी हेल्थ दोबारा से ख़राब होने लगी थी। फिर से डिज़ी, टायर्ड, वही सब कुछ दोबारा से फील हो रहा था मुझे।
लेकिन उस टाइम पर हम कुछ दिनों के लिए अपनी आंटी के पास आसाम चले गए थे। मेरा वहाँ पहला ही दिन था और जब मैं उस रात सोई तो मुझे एक नाइटमेयर आया। मेरे सपने में एक काफ़ी डरावना दिखने वाला आदमी मेरा पीछा कर रहा था, जिससे मैं बचने की कोशिश कर रही थी। काफ़ी देर भागने के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहने लगा कि तुम मुझसे दूर क्यों चली गई। और ये सुनते ही मैं तो घबरा गई थी, जिसके बाद वो अपने नेल्स से मेरे स्किन को स्क्रैच करने लगा। मैं अपने ड्रीम में ही हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। लकीली मेरी मॉम वहीं थी, उसी रूम में। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और मुझे उठाने का ट्राई करने लगी। मुझे ड्रीम में ही उनकी वॉइस सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। मैंने काफ़ी मुश्किल से फाइनली अपनी आंखें खोली और डर से अपनी मॉम को हग कर लिया एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और अब मैं इन सब से थक चुकी थी। जब मैं थोड़ा शांत हुई तो मुझे अपने हाथ पर एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था और जब मैंने अपनी स्लीव उठाकर देखी तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरे हाथ से खून बह रहा था और उसमें एक हैंड प्रिंट भी था, जैसे किसी ने टाइटली मेरा हाथ पकड़ा हो। मेरी मॉम पूरी रात मुझे सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं इतना डर गई कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी वहाँ। अगली सुबह मेरी मॉम मुझे एक लेडी के पास लेकर गई, लेकिन उनके पास जाने की भी कोई मेमोरी मुझे याद नहीं है। मुझे उतना ही पता है जो भी मेरी मॉम ने मुझे बताया है। उन्होंने बताया कि मैं उन लेडी को देखकर काफ़ी डर गई थी और उनके पास जाने से भी मैं घबरा रही थी। उन्होंने मुझे खाने के लिए जो खजूर दिया था वो भी मैंने फेंक दिया और मैं बस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए जा रही थी। जब मैं अपने आंटी के घर वापस आई तो मैं काफ़ी ज़्यादा डल और वीक हो चुकी थी। मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और मैं वहाँ हर किसी से बहुत डर रही थी। मुझे लग रहा था कि हर कोई मुझे बस मारना चाहता है। मैं 3 दिनों तक ऐसे ही सबसे डरती रही। मैं ना किसी से बात करती, ना किसी की तरफ देखती और बस अपनी माँ के पास रहती थी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ साथ मेरी फैमिली डॉक्टर से भी रेगुलरली कंसल्ट करते रहते थे और क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए उन्होंने मुझे कुछ स्लीपिंग पिल्स भी दी, जिसके बाद मुझे नींद आ पा रही थी। जब मुझे थोड़ा नॉर्मल फील होने लगा तो मुझे ड्रिप लगना और एंग्जाइटी मेडिकेशंस लेना भी स्टार्ट हो चुका था। नाउ टुडे बाय गॉड्स ग्रेस मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी हेल्थ भी अब पूरी तरह से ठीक है एंड मेंटली भी आई एम डूइंग गुड। बट एक क्वेश्चन है जो आज भी मेरे माइंड में है कि ये सब कुछ हेलुसिनेशन था या सच में मेरे साथ कुछ पैरानॉर्मल हो रहा था उस समय। Well, that was it for today's video. I hope that you guys liked it. And again, अगर आपको कभी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल आईडी पे मुझे अपनी स्टोरीज भेजिए विद योर नेम। बहुत सारे लोग मुझे अपनी स्टोरीज भेजते हैं बट दे डोंट मेंशन देयर नेम, सो प्लीज़ मेंशन योर नेम ताकि मैं आपको भी क्रेडिट दे सकूँ एंड you know, it's just better like that. But with that, I hope that you guys are happy and healthy and I will see you next week. Bye bye.